Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाची खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कितने चर्चे हैं, इससे आखिर क्या बदला जाएगा। ज़्यादातर जवाब में एक ही बात कॉमन थी, इससे मुसलमान की 4 शादी बंद हो जाएगी। क्या यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड या कुछ और? सिविल और क्रिमिनल कानून में क्या होता है? अलग अलग धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्म के निजी मामलों में कितना दखल देगा? भारत में मोटे तौर पर 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामले। ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होता है, यानी अगर रमेश ने महेश को चाकू मार दिया तो महेश की तरफ से स्टेट केस लड़ेगा, क्योंकि वो हमला सिर्फ महेश पर नहीं हुआ बल्कि समाज के एक नागरिक पर हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी स्टेट की है। क्रिमिनल कानून आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा। क्रिमिनल मामले में सभी धर्म या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है, यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, इस बात से FIR, सुनवाई या साझे में कोई अंतर नहीं होता। सिविल लॉ शादी, प्रॉपर्टी, तलाक, मानहानि जैसे मामले। सिविल लॉ 2 समुदाय, संस्था या समूह के बीच एक विवाद पर लागू होता है। इसमें स्टेट यानी सरकार का ज़्यादा दखल नहीं होता। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो। मान लीजिए रमेश ने कोई ज़मीन खरीदी, कुछ दिनों बाद रमेश उस ज़मीन पर दावा करने लगा कि ये मैंने भी खरीदा है। सिविल अदालत ये तय करेगी कि ये ज़मीन असल में रमेश की है या रमेश की। सिविल कानून में सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। सिविल लॉ का ही एक हिस्सा है पर्सनल लॉ। अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपरा का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिम में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए किए जाते हैं, वहीं हिंदू की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए किए जाते हैं। इसी तरह से ईसाइयों के लिए कास्ट एक्ट है, पारसियों के लिए पारसी एक्ट है। अब बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मान लीजिए कि पुराने समय में कई समाज था, युद्ध में बड़ी संख्या में वहां के पुरुष मारे गए, इससे जेंडर रेशियो बढ़ गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा हो गई। ऐसे में समाज ने एक पुरुष की 3 शादियां का कॉन्सेप्ट अपना लिया। ऐसे ही किसी समाज में ज़मीन की कमी पड़ गई, आने वाले पीढ़ियों में ज़मीन के और छोटे टुकड़े ना हो जाएं, इसीलिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से करनी शुरू कर दी। बाद के दिनों में जब दोनों समाज आपस में मिले तो एक कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन बन गई, यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते थे, वही कई पुरुष की सिर्फ एक ही महिला से शादी होती थी। जबकि नए वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की ज़रूरत ही नहीं बची। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए देश में ऐसा ही पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून चाहिए, वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इस पर अभी कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इससे बनते वक्त में कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म से समझ सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान लोगों पर एक जैसा सिविल कानून।
भारत में जो सम्मान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में है, उसमें बार बार ये कहा गया है कि जो अनइक्वल है यानी जो समान लोग हैं उन पर एक समान कानून नहीं होगा, यानी समान लोगों पर ही समान कानून लागू हो सकता है। जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, उसमें पैंट, शर्ट और जूते का रंग एक जैसा होता है, जिससे अमीर गरीब या ऊंच नीच भेद मिट जाए। लेकिन यूनिफॉर्म में भी सभी बच्चों के पैंट का साइज़ या जूते का साइज़ एक जैसा नहीं रखा जा सकता, वहीं उसकी लंबाई चौड़ाई से तय हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद पर्सनल लॉ का रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद रखने पड़ेंगे। यानी अगर हमने नोएडा नगाओं से वादा किया है कि हम उनके रीति रिवाज और परंपराओं हस्तक्षेप नहीं करेंगे या आदिवासियों से वादा किया है तो हमें वो वादा निभाना होगा। यूसीसी में रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखना ज़रूरी। यूसीसी 3 तरह से लाया जा सकता है। पहला, नया कानून बनाएं। दूसरा, कानून में सुधार हो। तीसरा, कानून का आपस में तालमेल बढ़ा दें। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक साथ नहीं, किस्तों में लाया जाए। 21वीं विधि आयोग ने भी ऐसा ही सिफारिश की थी। यूसीसी पर एक्सट्रीम पोजीशन लाना गलत है। यूसीसी के विरोधी बोलते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो। ये पिछले 75 सालों में नहीं बनी और आगे भी बनाना मुश्किल है। जिस देश में कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी, वहाँ सब कुछ एक जैसा कैसे हो पाएगा। इसीलिए यूसीसी में रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। संविधान की जो 3 बुनियाद है, कानून का शासन हो, भेदभाव ना हो, बराबरी का अधिकार हो, ऐसे ही ध्यान में रख कर पर्सनल लॉ में सुधार करना चाहिए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कदम होगा यूसीसी के प्रावधान प्रोग्रेस और संविधान के मुताबिक हो। सरकार को पता ही नहीं है, हिंदू समाज में कहीं 5 फेरे होते हैं और कहीं सिर्फ महिलाओं की अदला बदली से ही शादी हो जाती है। यूसीसी में रीति रिवाज को ध्यान में रखना चाहिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उसमें बहुत बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, जैसे सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो। हिंदू लॉ से हुई ज़्यादातर शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। इसी तरह इस्लाम में खुला के ज़रिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार है, लेकिन भारत में अभी तक ठीक तरीके से लागू ही नहीं किया जा सका।